हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर्स पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मेटल क्लस्टर और कार्बोनिल के बारे में। मेटल क्लस्टर कार्बोनिल। तो इसमें क्या होता है कि मेटल होता है और फिर इससे जुड़ा हुआ कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इससे हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, और फिर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल से। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को जो है कि जनरली क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए तो CO का 4 है, तो ये हो जाएगा 9 + 8, तो 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये डाइमराइज हो जाता है, CO2 CO8, ठीक है। और फिर MnCO का 5 है, अगर इसको भी किया जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये भी क्या होता है, डाइमराइज होके। ये मतलब कहने का मतलब कि ये है कि इसमें जो स्टेबल है, ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है, डाइमर फॉर्म वाला। अगर जो है कि VCO6 इसको देखा जाए तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 5 + 12, तो ये भी जो है कि 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसमें V2CO12। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला स्पीसीज स्टेबल नहीं होता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें स्टेबल यही होता है। बाकी अगर जो है कि CO4 की बात कर लिया जाए, MnCO5 की बात कर लिया जाए, तो ये डाइमराइज हो जाते हैं। तो इसमें इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है जितना कि इसमें होता है। तो जो मेटल कार्बोनिल पढ़ा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि मेटल कार्बोनिल को जो है कि 2 पार्ट में पढ़ते हैं, मेटल कार्बोनिल। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है एक होमोलेप्टिक और दूसरा देखने को मिलता है हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक क्या होता है, जैसे कि FeCO का 5 है और फिर NiCO का 4 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड ही रहेगा, तो इसलिए इसको बोला जाएगा होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में क्या हो सकता है, जैसे FeCO का थ्राइस है और PPH3 का ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है हेट्रोलेप्टिक। और फिर WCO का 4 है, PPH3 का ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको ही जो है कि हम लोग अभी देखे थे कि हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं और लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं। जब जो है कि मेटल क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए 4 से, तो इसको बोला जाता है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड कब बोला जाता है, जब जो है कि मेटल 4 से या 4 के बराबर हो, तो इसको बोला जाता है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो चीज़ें थी, अभी हम लोग जस्ट एक बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग जो है कि अपने टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं कि कैसे जो है कि मेटल कार्बन के बांड को जो है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कार्बन के और ऑक्सीजन के बांड को कैलकुलेट करेंगे, और फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेक्टेटर लिगेंड का, जैसे कि Ln है, M है और फिर CO है। तो ये जो Ln होता है, इसको बोला जाता है स्पेक्टेटर लिगेंड, स्पेक्टेटर
लिगेंड इसको बोला जाता है। तो यही जो स्पेक्टेटर लिगेंड होता है ये डिपेंड करता है कि मेटल का, कार्बन ऑक्सीजन का और सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये स्पेक्टेटर लिगेंड जो है कि आपका सिग्मा डोनर हो सकता है और वीक पाई एक्सेप्टर हो सकता है, और दूसरा केस हो सकता है कि वीक सिग्मा डोनर हो और फिर स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर हो, स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर। और थर्ड क्या है, स्ट्रांग सिग्मा डोनर। ठीक है, तो यहाँ से 3 टाइप के हमारे जो स्पेक्टेटर लिगेंड होते हैं देखने को मिलते हैं। एक तो वो सिग्मा डोनेट करे और फिर पाई के थ्रू क्या करे, बैक बॉन्डिंग करे, और दूसरा है कि सिग्मा डोनेट जो है कि वीक करे और स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर हो, और थर्ड है स्ट्रांग सिग्मा डोनर। तो जो सिग्मा डोनर होते हैं और वीक पाई एक्सेप्टर होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं PME3 है, PPS3 है और PET3 है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसी में जस्ट ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रांग जो है कि माइनस आई इफेक्ट वाले लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएंगे वीक सिग्मा डोनर हो जाएंगे और स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा CF3 का थ्राइस लिख सकते हैं, और स्ट्रांग सिग्मा डोनर में हो सकता है आपका NH3 है, NET3 है। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। तो इसका जो है कि एक हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं कि मेटल है और इससे जुड़ा हुआ है Cu और इससे जुड़ा हुआ है NET3। ठीक है, एक लिगेंड ये है और दूसरा लिगेंड हम लोग ले लेते हैं M है और CO है, और यहाँ पे लगा देते हैं PME3, और थर्ड ले लेते हैं ऑप्शन अपना PCF3, और यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा, मेटल है, CO है। तो हम लोग को बताना है कि मेटल कार्बन के बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना है, और मेटल कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताना है, और फिर बता सकते हैं हम लोग कार्बन ऑक्सीजन का जो है कि बॉन्ड लेंथ, और फिर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं, और फिर म्यू CO के बारे में बता सकते हैं। तो इससे जो है कि इतने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक मेटल है ये, और ये कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल के पास क्या होता है, पाई स्टार वैकेंट जो है कि ऑर्बिटल होता है। तो इसमें मेटल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन आता है ये क्या करता है, इसके थ्रू बैक बॉन्डिंग करता है। जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्या होता है कि मेटल और इसके ऊपर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये पाई स्टार में देगा तो इसका पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये वीक हो जाता है। तो यही है कि मेटल कब जो है कि पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, कब करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तभी ये करेगा। तो यही इसीलिए जो है कि यहाँ पे दिखना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो सिग्मा डोनर वाले होंगे वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर यहाँ पे सिग्मा डोनर और वीक पाई एक्सेप्टर वाले करेंगे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे करेंगे वीक सिग्मा डोनर और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं NET3 है, ये क्या काम करेगा, ये ज़्यादा जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो इसलिए जो है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे जाएगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट का होगा। तब फिर लास्ट में जो कि लास्ट क्या, सेकंड जो है कि सेकंड का हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्मा डोनर है और वीक पाई एक्सेप्टर है, और लास्ट में हो जाएगा थर्ड का। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे जो है कि ज़्यादा है, इसमें कुछ कम है,
और इसमें क्या है, बहुत कम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, बैक बॉन्डिंग क्या होगा इसमें, ज़्यादा होगा। अगर बैक बॉन्डिंग का आर्डर जो है कि निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, अभी हम लोग देख रहे हैं मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कम हो जाएगा, फिर सेकेंड का, फिर उसके बाद थर्ड का, है ना। जितना ज़्यादा क्या होगा बैक बॉन्डिंग होगा, तो मेटल कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। तो इसलिए जो है कि मेटल कार्बन बॉन्ड का जो है कि बैक बॉन्डिंग होगा तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, ज़्यादा आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात किया जाए तो फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। ठीक है, तो यहाँ से मेटल कार्बन के बारे में देख लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो रहा है, जितना ज़्यादा क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग होगा, तो जो है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, और फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर जो है कि म्यू सी ओ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसके होता है, जो है कि बॉन्ड ऑर्डर आप सी ओ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। क्योंकि इसमें थर्ड वाले में क्या हो रहा है, लेस बैक बॉन्डिंग होगा। जब लेस बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे जो कि डबल बॉन्ड करेक्टर है, या तो वे जो इसमें पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम होगा तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले से। क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अब जो है कि अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि NE3 है, NMe3 है और NH3 है, इसमें जो है कि ये डोनर एबिलिटी पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी, तो NET3 का ज़्यादा होगा, फिर NMe3 का ज़्यादा होगा, फिर NH3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि PMe3 है, PPS3 है और फिर POR का थ्राइस है और फिर PF3 है। इसमें पूछ सकता है कि सिग्मा डोनर एबिलिटी के बारे में बताइए, तो PMe3 क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, फिर PPS3, फिर POR3, लास्ट में PPS3, PF3 है। तो ये सिग्मा डोनर एबिलिटी के बारे में है, सिग्मा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर है, और ये भी सिग्मा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो है कि आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी से ना कुछ मतलब कि पूछ के आपसे पाई एक्सेप्टर एबिलिटी के बारे में पूछ सकता है, तो जस्ट इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्योंकि ये PF3 क्या होगा, ज़्यादा जो है कि फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो जाहिर सी बात है पाई एक्सेप्टर एबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन लगाइए, थर्ड वाला है, P है और इसमें भी जो है कि बताना है कि सिग्मा डोनर एबिलिटी के बारे में बताना है। और फिर एक है, ठीक है, तो इसको जो है कि सिग्मा डोनर एबिलिटी के बारे में अरेंज करिए, क्या होगा इसके बारे में। जो है कि अगर देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले का आएगा, फिर थर्ड वाले का होगा, फिर किसका हो जाएगा, फोर्थ वाले का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा डोनर एबिलिटी और ये जो है कि मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ या
मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग को पता हो गया होगा। और यहाँ सिग्मा डोनर रेबिलिटी के बारे में देख लिया। तो कभी कभी एक आता है कि जो है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल से पूछता है। तो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल से जो है कि देखा जाए तो देखिए आपका ये जो है कि कार्बोनिल हो सकता है, आपका टर्मिनल हो सकता है। जब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें आपको टर्मिनल भी देखने को मिल सकता है और फिर ये जो है कि ब्रीजिंग पोजीशन पे भी देखने को मिल सकता है। और जैसे कि म्यू 2 है, म्यू 3 है, ठीक है। तो इस टाइप से वो पूछता है कि जो है कि इसका कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो जो टर्मिनल पे होते हैं उनका आपका 2120 से लेके 1850 सेंटीमीटर तक होता है। और फिर जो ब्रीजिंग में होते हैं, जितनी जो है कि ज़्यादा ब्रीजिंग होता जाता है कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। तो ये हो जाता है 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और ज़्यादा ब्रीजिंग हो रहा है तो ये और कम होगा, 1730 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो अगर जो है कि टर्मिनल कार्बोनिल कंपाउंड हो तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगा 2100 के अप्रॉक्स में। और जो है कि ब्रीजिंग पोजीशन पे हो, अगर म्यू 2 दे दिया जाए तो 1800 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। और म्यू 3 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1700 के अप्रॉक्स में रहेगा। अगर जो है कि बात कर लिया जाए, अगर फ्री सी ओ होता तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या देखें कि टर्मिनल पे पोजीशन पे हो और फिर जो है कि ब्रीजिंग पोजीशन पे हो, जैसे जैसे क्या हो रहा है ब्रीजिंग बढ़ता जाएगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो घटती जाएगी। तो इसी पे जो है कि एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग म्यू सी ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन क्या क्या है, एम एन सी ओ का 6 है, प्लस दूसरा सी आर सी ओ 6 और थर्ड है भी सी ओ 6 नेगेटिव। तो इसको अरेंज करना है म्यू सी ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मेटल के पास क्या होगा, ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। जब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बॉन्ड लेंथ है ना। और फिर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। अगर जो है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कर लिया जाए तो वो डिक्रीज करेगा। और जो है कि लास्ट में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख लिया जाए तो वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है म्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपन म्यू होता है। तो हम लोग देख रहे हैं म्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ के। तो के होता है क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है।
तो जितना जो है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो रहा है। तो इसमें अब हम लोग को देखना यही है कि इसमें अच्छा खासा बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, थर्ड में ज़्यादा हो रहा है, फिर किस में होगा, सेकेंड में होगा, फिर फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है उसमें बैक बॉन्डिंग कम होगा। तो ये यहाँ से हमें पता चल गया कि बैक बॉन्डिंग का आर्डर। तो अब जो है कि म्यू सी ओ के बारे में देखना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ये अपना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो इसलिए जो इसका आर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें जो है कि कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि जितना ज़्यादा जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग होगी, और फिर बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जाहिर सी बात है मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वीक होगा, और फिर मेटल कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा, और इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ वीक करेगा, और इसका स्ट्रेंथ भी घटेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ घटेगा, और फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी इसका कार्बोनिल का। एक और जो है कि हम लोग को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑर्डर ही निकालना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, Mn CO का 6 है, प्लस है, और सेकेंड है Cu, और थर्ड है H3B Cu, और फोर्थ है VCO6 नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हम लोग को बताना है कार्बोनिल का, सबसे ज़्यादा जो है कि किस में होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है कि किस में होगा बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा होगा थर्ड वाले का, फिर जो है कि हो जाएगा आपका सेकेंड का, फिर फर्स्ट का, और फिर फोर्थ का। क्योंकि बोरान क्या होता है, बोरान के पास तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई नहीं कि वो बैक बॉन्डिंग करे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगा किसका आएगा, कार्बोनिल का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरो जो है क्या है, ये उल्टा लगा दिए हैं, क्योंकि कार्बोनिल जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना देता है बोरान को। बोरान तो ऑलरेडी जो है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो कहाँ से देगा, तो इसीलिए जो है कि यहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं है जो है कि बैक बॉन्डिंग हो कार्बोनिल से, क्योंकि बोरान क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कोशिश करेगा क्या, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेने की। तो उसी की वजह से जो है कि यहाँ पे इसका जो है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल का सबसे ज़्यादा है। और CO का, फ्री CO का भी हम लोग देखेंगे कि 2143 सेंटीमीटर के इनवर्ट अप्रॉक्स में होता है, और फिर इसका भी हम लोग देखे थे जो है कि 21 2000 के अप्रॉक्स में होता है ना। तो जो है कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है कार्बोनिल, और ये क्या है, फ्री CO है, तो इसीलिए जो है कि सेकेंड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इससे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहने के बावजूद। सिर्फ एक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कार्बोनिल से, कि कार्बोनिल का ज़्यादा होगा जब किसी जो है कि स्पीसीज के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यही जो है कि CO होता, और CO का 6 होता, और 2+ होता, तो इसमें जो म्यू CO का आर्डर होता वो सेकेंड का ज़्यादा हो जाता फर्स्ट से। ठीक है, तो बस अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अभी के लिए याद कर लीजिए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो CO का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, सेकंड से कम हो जाएगा, और लास्ट में जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बैक डोनेशन होगा, तो बैक डोनेशन होने से वजह से कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। एक और जो है कि अगर क्वेश्चन लगा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। MnCu का 6 है, प्लस CH3
NH2MnCO5 प्लस और एथिलीन डाइमीन MnCO4 प्लस ठीक है। तो इसको जो है कि हम लोग को बताना है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, किसके, कार्बोनिल का। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कि बैक बॉन्डिंग किस में होगा, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कि बैक बॉन्डिंग किस में होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए CH3NH2 है, ये एथिलीन डाइमीन है, ये ट्राई एथिलीन डाइमीन है। ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है। जब बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, म्यू CO क्या होगा, घटेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और लास्ट में फोर्थ। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है कि हम लोग को देखना है कि बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल का घटता जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है कि हम लोग रिएक्शन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से जो है कि म्यू CO ऑर्डर ही बताना है, MPF3। ठीक है, एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल PME। तो इसमें हमको बताना है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका, कार्बोनिल का। तो ये जो है कि इसमें क्या होगा, मोर बैक बॉन्डिंग होगा, मोर बैक बॉन्डिंग। जब मोर बैक बॉन्डिंग तो जाहिर सी बात है म्यू CO क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट का, म्यू CO ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड से, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि आगे देखते हैं, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मेटल कार्बोनिल का रिएक्शन के बारे में, कि मेटल कार्बोनिल का जो है कि रिएक्शन कैसे होता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन होता है, तो ऐसे ही मेटल कार्बोनिल में भी रिएक्शन होता है, मेटल कार्बोनिल रिएक्शन आप। तो इसमें जो है कि जैसे हम लोग उसमें SN1 SN2 पढ़ते हैं, तो इसमें जो है कि हम लोग पढ़ना होता है एसोसिएटिव और एसोसिएटिव, और दूसरा होता है डिसोसिएटिव। ठीक है। तो डिसोसिएटिव कब होता है, जब कोई स्पीसीज क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है और फिर स्टेरिक क्राउडिंग हो, तो जो है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से आता है। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपने पास इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ से क्या होता है, X माइनस रिलीज होता है और ये बनता है, और यहाँ से कोई इनकमिंग लिगेंड आता है तो ये बन जाता है। ठीक है। तो अगर जो है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, यहाँ से जो है कि ये गया तो यहाँ पर बना 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो सेम होता है। ठीक है। तो ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का है। तो एक तरीके से देखा जाए तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म लगभग में जो है कि SN1 के बराबर होता है। अगर जो है कि सेम चीज़ जो है कि बात कर लिया जाए एसोसिएटिव के बारे में, कि एसोसिएटिव कैसा होता है,
जैसे कि यहाँ पे मेटल है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, कोई एलन जुड़ा हुआ है और इससे एक्स जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या होता है, वाई माइनस अटैक करता है। तो एल एन एम, यहाँ पे क्या होता है, वाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक्स का बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। पर यहाँ पे जैसे देखे थे कि एक्स माइनस क्या हो रहा था, पहले लीव कर जा रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फिर बाद में जो है कि एक्स माइनस लीव करके एल एन एम और वाई बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होता है। तो अगर ये जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये भी जो है कि आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। तो ये जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो कब जो है कि ये एसोसिएटिव दिखाएगा, ये जब कब दिखाएगा, फ्लक्सोनियल इसके साथ लिगेंड जुड़े होंगे तब दिखाएगा। फ्लक्सोनियल, फ्लक्सोनियल कहने का मतलब कि जैसे कि वो अपने हेप्टासिटी को चेंज कर दे, हेप्टासिटी को क्या कर दे, चेंज कर दे। जैसे ईटा 5 से क्या कर दे, ईटा 3 कर दे। यहाँ पे जैसे कि ईटा 5 में था और यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाए, ईटा 3 में हो जाए। तो इससे अपना जो है कि मेटल पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ने नहीं देता है क्योंकि वो हेप्टासिटी को चेंज कर रहा है। तो इसमें जो है कि अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि, और ये देखिए एसोसिएटिव जो अपना है, एक तो ये है कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर हो तो वो जो है कि फ्लक्सोनियल लिगेंड हो, ये हेप्टासिटी को चेंज कर दे। और फिर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाते हैं क्योंकि इनके पास फ्री ऑफ स्पेस होता है लिगेंड को अटैक करने के लिए। एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे कि ये है Pt Cl4 2 नेगेटिव। अगर इसके साथ जो है कि अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। टोटल जो है कि कितना जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ से जो है कि क्या बनेगा, Pt और ये इससे जो है कि बाइंड हो जाएगा और इससे और Cl ठीक है, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव। तो इसमें जो है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो है कि आप लोग बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे कि एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया है कि कोई डाइंग सिस्टम दे दिया है, जैसे यहाँ पे डाइंग सिस्टम था, एक डिफरेंट डाइंग सिस्टम यहाँ पे है। इसको जो है कि FeCO5 के साथ कराना है रिएक्ट। तो यहाँ से जो है कि कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी है बना हुआ है उसको फिर से बना के और ये Fe, तो यहाँ से ये आया, यहाँ पे ये और CO CO और CO, 2 CO का क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि यहाँ से कितना आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है, तो यहाँ से ज़ाहिर सी बात है ना, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लूज होगा। तो लूज कहाँ से होगा, दो कार्बोनिल सेंटर जब क्या करेगा, कहीं जाएंगे तो जो है कि ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक जो है कि देख सकते हैं हम लोग, मेटल है CO6 है, इसको जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है कि सब्स्टिट्यूट लेके या मतलब कि लिगेंड लेके अटैक करा के देखते हैं कि क्या क्या बनेगा। यहाँ पे DPPE, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेटल कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है कि लिगेंड है,
तो हम लोग को प्रोडक्ट में बताना है कि क्या बनेगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि यहाँ से 2 CO का लॉस होगा। और यहाँ से DPPE क्या होता है, यहाँ से pH लगा होता है और pH, यहाँ पे pH लगा होता है और pH, ठीक। तो यहाँ से भी देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ से भी -2 CO। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3, तो इसके यहाँ से 3 CO और यहाँ से -2 CO। तो मेटल 2 कार्बोनिल को निकाल दिया जाए तो CO CO और CO बन जाएगा। और फिर क्या होगा, ये यहाँ से मेटल से बाइंड हो जाएगा। अगर इसके लिए देखा जाए तो मेटल है, CO है, कार्बोनिल कार्बोनिल और कार्बोनिल, पीएच हो जाएगा और पीएच हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 3 CO लॉस होगा, क्योंकि 3 जो है कि यहाँ पे 3/3 जो है कि डबल बॉन्ड जो है ये अपना डोनेशन कर रहे हैं, इसलिए 3 CO लॉस होगा। ठीक है। और फिर सेम चीज यहाँ पे CO का 4 और फिर ये। तो हम लोग को जो है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई मेटल कार्बोनिल दे देगा और उसको जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट के साथ या लिगेंड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कराने को दे देता है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, FeCO और ठीक है। अगर जो है कि इसको एच में कंडीशन दे दिया जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो आयरन जो है कि कितना होता है, 8 होता है, और कार्बोनिल से कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से 1 और यहाँ से 5, 8 4 12 6 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें से 2 CO का लॉस हो तो इसकी जो है कि हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ईटा 5 हो गया और ईटा 5। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 5 8 और 5 कितना हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हेप्टासिटी से भी कहने का मतलब कि क्वेश्चन जब चेंज होता है तो आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ईटा 1 है, अगर ये ईटा 3 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे मेटल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक CO का लॉस हो जाएगा। जब एक CO का लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO 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 और CO। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तो हम लोग देखे हैं कि कार्बोनिल को जो है कि कैसे जो है कि हटा के किसी अलग लेगेंड को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्राइड जो एक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्राइड सब्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए क्या करना है, जाहिर सी बात है कोई जो है कि हाइड्राइड डोनर स्पीसीज हम लोग लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, CP है और CO है, CO है और Cl है। इसको हम लोग हीट करके LiAlH4 दे दें, क्योंकि ये क्या होता है, LiAlH4 हाइड्राइड डोनर होता है। तो ये क्या काम करता है, Fe और CP, यहाँ से Cl को रिमूव करके कार्बोनिल, ठीक है। तो इससे भी देखने को मिल सकता है कि इजी सा है, कुछ है नहीं, हीट दे देगा, LiAlH4 दे देगा
तो यहाँ से लिविंग ग्रुप को Cl को क्या करेंगे, हटा के, और फिर उसके बाद जो है कि वहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि जो Cl माइनस निकलेगा वो कैसा होगा, वो स्टेबल होगा ना, इसलिए। एक जो है कि हम लोग को एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे कि मेटल है, यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल है, और कार्बोनिल है, और एक कार्बोनिल ये है। तो इसमें जो है कि क्या करता है कि कोई Pr3 आके क्या करता है, कार्बोनिल सेंटर पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे Pr3 है, CO। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो Pr3 होता है क्या करता है, वो सिग्मा डोनर एबिलिटी की बात किया जाए, सिग्मा डोनर एबिलिटी, तो किसका हो जाएगा, Pr3 का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू CO। तो इसका मतलब कि यहाँ से मेटल के पास जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसमें जो है कि बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। जब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब नेक्स्ट टाइम में हम लोग Pr3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड नहीं करना है, मतलब कि इस Pr3 के जो ट्रांस में CO है इसके यहाँ पे Pr3 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो मेटल कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गया है, अब वो टूटेगा नहीं। तो Pr3 और तो यहाँ पे Pr3 आ जाएगा और फिर CO और CO। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों जगह जो है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। तो अब जो है कि इसका Pr3 के वजह से जो है कि फिर से सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है। एक जो है कि एग्जांपल आप लोग इसको करिएगा, MCO, CO, CO है, और CO, 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 इसमें जो है कि 3 Pr3 मॉलिक्यूल को जो है कि हम लोग को सब्स्टिट्यूट कराना है। तो अब हम लोग को ये बताना है कि इसमें फेसियल बनेगा कि मेरिडोनियल बनेगा। ठीक है, तो फेसियल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो M होता है Pr3, 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 इसमें क्या होते हैं, सबके सब 90 डिग्री पे होते हैं, Cu, Cu और Co। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो Pr3 है ये भी 90 डिग्री है, ये Pr3 इस Pr3 के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। सेम चीज़ जो है कि कार्बोनिल भी एक दूसरे कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है फेसियल। ये किसका है, फेसियल का। अगर बात कर लिया जाए मेरिडोनियल में तो ये क्या होता है, इसमें एक ट्रांस पे आ जाता है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है मेरिडोनियल। ठीक है, ये क्या हो गया, एक ट्रांस आ गया, और बाकी जैसे है वैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको बोला जाता है मेरिडोनियल। तो इसमें आप लोग को बताना है कि फेसियल बनेगा कि मेरिडोनियल बनेगा, ये होमवर्क नंबर 1 है। तो इसमें जो है कि आप लोग बताइए कि इसमें मेरिडोनियल बनेगा कि आपका फेसियल बनेगा। और फिर एक एग्जांपल करते हैं, और MnCO, CO और CO है। ठीक है, तो इसको जो है कि PPH3 है के साथ हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो इसमें बताया पूछेगा कि जो है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो फिर इसमें जो है कि इंटरमीडिएट भी पूछ सकता है, और फिर इससे ये भी पूछ सकता है कि ये किस जो है कि पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ये जो अपना CP है ये क्या है, ईटा 5 में है, ये लोअर हेप्टासिटी में जा सकता है, ईटा 3 में जा सकता है, ईटा 1 में जा सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को हम लोग को मिल सकता है वो क्या हो सकता है, SOCA2 टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे Mn और PPH3
को ऐड कर दिया जाए और Cu और फिर यहाँ पे हेप्टासिटी इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ईटा 5 से क्या हो गया, ईटा 3 में हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5, 7 और ये 6, कितना होगा ये 7 6 13 18, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 और ये 6 और यहाँ से Mn है 7, तो ये हो जाएगा 7 3 10, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब जो है कि क्या हो सकता है, यहाँ से माइनस CO को लॉस हो जाए और इसकी हेप्टासिटी फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी हेप्टासिटी Mn, ये PPH3 जो आया है उसको तो रिमूव नहीं करना है, Cu और Co, तो ये जो है कि 5 7, ये 2 PPH3 और ये कार्बोनिल 4, तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 5 11 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वो यहाँ से हम लोग देखे क्या है कि अगर कोई जो है कि फ्लक्सोनियल लिगेंड जो कि अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर रहा है, वो जो है कि एसोसिएटिव पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे जो है कि मेटल कार्बोनिलेट आयन का फॉर्मेशन किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिलेट आयन, तो जैसे कि एक एग्जांपल Mn2Cu10, इसमें क्या दे देगा आपको, कोई मेटल दे देगा। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, तो ये बन जाता है MnCO5 और ये निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि मेटल कार्बोनिलेट आयन बन गया। और फिर एक एग्जांपल और CO2CO8, अगर जो है कि इसको सोडियम के साथ कर दिया जाए और फिर Fe3CO का 12 है, इसको सोडियम एटम के साथ जो है कि रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, तो यार सी बात है, जैसे वहां पे जो है कि कार्बोनिलेट आयन बना है, यहाँ पे भी कार्बोनिलेट आयन बनेगा, CO4 निगेटिव हो जाएगा और ये FeCO का 4 निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से ये दिख रहा है कि हम लोग मेटल कार्बोनिलेट आयन को फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कैसे करेंगे ये देखें कि यहाँ पे जो है कि एक मेटल एटम को देंगे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 2 निगेटिव होगा। तो अब जो है कि ये मेटल कार्बोनिलेट आयन बन गया, तो इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो कार्बोनिलेट आयन हम लोग बना दिए, फिर इसके बाद भी तो कुछ हो सकता है। तो इसमें अगर जो है कि हम लोग को CH3I के साथ रिएक्शन करना, मतलब कि CH3I के साथ रिएक्शन पूछ दे, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3MnCO का 5, सेम चीज़ यहाँ पे होगा CH3 और फिर CO का 4, सेम चीज इधर होगा। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके उससे जो लिविंग ग्रुप होता है उसको बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से मेटल कार्बोनिलेट आयन के बारे में देखें, एक और देख लेते हैं कि Mn है, CO का 5 है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसको डिफरेंट डिफरेंट जो है कि स्पीसीज लेके रिएक्ट कराते हैं। CH3 है, Cu
Cl है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले सेंटर पर अटैक करके यहाँ से Cl को बाहर, ये स्पीसीज इसके ऊपर अटैक करके Cl को बाहर, ये स्पीसीज जो है कि Ra के ऊपर अटैक करके इस Br को बाहर कर देगा। ठीक, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, CO का 5 है, Mn है, और फिर Re हो जाएगा, और फिर ये है CO का 5, और यहाँ पे देखा जाए तो CO5 है, Mn है, और फिर इसे जुड़ जाएगा SiMe3। यहाँ पे क्या होगा, CO का 5 हो जाएगा, Mn हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेटल कार्बोनिलेट आयन जो होते हैं वो कैसे कैसे रिएक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देखे हैं। और फिर इससे जो है कि मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है बीटा हाइड्रोजन। जब आप लोग जो है कि एगोस्टिक इंट्रैक्शन से जो है कि क्वेश्चन आता है, एगोस्टिक इंट्रैक्शन, तो इसमें जो है कि बीटा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको भी देख लिया जाए इसी लगे। तो इसमें जैसे कि अपना FeCO का 5 है, ठीक है, तो अगर इसको लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं CO का 4 FeC डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेस के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं, बेस के साथ मान के चलिए NaOH है, तो OH माइनस क्या करेगा, कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, जब ये कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो ये कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, CO का 4 है, और Fe पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो जाएगा अल्फा, और ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके इसको यहाँ से, और फिर ये, तो यहाँ से बन जाएगा HFeCO का 4, और यहाँ पे जो है कि ठीक, तो इस टाइप से जो है कि हम लोग को प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे देखिए ये जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो एगोस्टिक इंट्रैक्शन होता है, अगर उसके पास जो है कि बीटा हाइड्रोजन होगा तो वो जो है कि एगोस्टिक इंट्रैक्शन देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपके लिए जो है कि होमवर्क है। FeCO है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसको जो है कि CH3 CuCl Br2 के साथ रिएक्शन कराना है, फिर LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराना है, और SiMe3Cl के साथ रिएक्शन कराना है। तो बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट क्या बनेगा, और सी प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको जो है कि आप लोग को ये होमवर्क है, क्योंकि इसके बारे में अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि कैसे कैसे जो है कि रिएक्शन होता है। तो सेम चीज़ जो है कि यहाँ पे है, मेटल कार्बोनिलेट आयन है, तो इसको जो है कि बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। ये कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड का जो है कि सिंथेसिस करने के लिए दे देता है। और फिर उसके बाद जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे कि मेटल कार्बोनिलेट आयन कैसे सिंथेसिस किया जाता है, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट दे दिए थे, फिर प्रोडक्ट बनाना था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है कि कभी कभी जो है कि मेटल कार्बोनिल का हाइड्राइड सिंथेसिस के लिए दे देगा, या तो दे ही देगा, और फिर उसके बाद जो है कि फर्दर
रिएक्शन कराने के लिए दे देता है। तो कैसे जो है कि हम लोग मेटल है ये कार्बोनिल हाइड्राइड को सिंथेसिस करेंगे, इसको देख लिया जाए। तो जैसे कि CO का 4 है, अभी ले लेते हैं CO2 8, तो पिछला वाला भी चीज़ हम लोग को रिकॉल हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जब मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता था, CO का 4 नेगेटिव बनता था, और इसको क्या करेंगे किसी हाइड्राइड डोनर LiAlH4 हो गया के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा, ये HCO का 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड का सिंथेसिस हो गया है, और FeCO4 है के ऊपर 2 नेगेटिव है। अगर इसको जो है कि क्या दे दिया जाए, H3O प्लस भी दे दिया जाएगा, तो यहाँ से भी वो FeCO4 नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं से जो है कि हाइड्राइड आयन का सोर्स होना चाहिए। H प्लस से भी वो जो है कि जाहिर सी बात है मेटल क्या है, आयरन मेटल है, तो यहाँ से जब ये जुड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, इसके ऊपर हाइड्राइड आएगा ना, क्योंकि मेटल पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा, तो H के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें एक हम लोग जो है कि हाइड्राइड सिंथेसिस से ही एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, और जैसे कि Mn2 है, CO का 10 है, इसको हम लोग को जो है कि रिएक्शन कराना है I2 के साथ। तो मान के चलिए कि बन रहा है कोई प्रोडक्ट A, और फिर इसका जो है कि हम लोग LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो B मिल रहा है। तो क्वेश्चन जो है कि आ जाएगा कि A क्या है और B क्या है, हम लोग को ये बताना है। जब ये I2 जो है कि Mn2CO10 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, मेटल मेटल बॉन्ड को क्लीव कर देगा। तो जब मेटल मेटल बॉन्ड को क्लीव कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, MnCO का 5 और I, और I क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो जब ये LiLH4 आएगा तो HMnCO का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल सकता है। Mn2CO का 10 है, इसको जो है कि सोडियम के साथ रिएक्ट कराया गया तो A मिला, फिर इसको क्या किया गया, H3O प्लस के साथ रिएक्ट कराया गया तो B मिला, यहाँ पे इसके साथ Cl के साथ रिएक्ट करा दे, और फिर जो है कि एक डायरेक्ट हीटिंग करते तो क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हीटिंग करना है अपने को इसका कंपाउंड का, यहाँ पे C, तो इसका अगर हीटिंग कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए Mn2CO का 10 है, जब क्या करेगा सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा MnCO का 5, और इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और जब ये क्या करेगा H3O प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा HMnCO का 5 बन जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट B है। और फिर जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करके इस Cl को बाहर कर देगा, तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल सकता है MnCO का 5, और फिर यहाँ पे इसको D, तो ये C वाला अपना प्रोडक्ट है। तो D क्या हो सकता है, D है हीटिंग कंडीशन, जब हीट करेंगे तो इसकी हेप्टासिटी यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 1 है, तो इसकी हेप्टासिटी हो जाएगी 3 Mn, जब 3 होगा तो जाहिर सी बात है एक CO का क्या होगा, लॉस होगा, तो CO
4। ठीक है, तो ये अपना जो है कि प्रोडक्ट क्या है, डी है। तो इसी टाइप से जो है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है कि पेपर में जो है कि गलत ना हो। WCO6 इसका जो है कि रिएक्शन कराना 1 इक्विवेलेंट NaCP के साथ, तो A मिल रहा है और फिर CH3 COOH, यहाँ पे B मिल रहा है और फिर इसको हीट कर दिया गया, तो C मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और फिर इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए जब NaCP है तो ये Cp माइनस होगा, क्या होगा, ये Cp माइनस होगा। Cp माइनस जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन का। जब 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, -3 CO को रिमूव करेगा। तो यहाँ से W CO CO और CO। ठीक है, इस टाइप का जो है कि अपने पास कंपाउंड देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, CH3 COOH है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 6A और प्लस 12A, 18 इलेक्ट्रॉन, ये 5, ये 6 और ये 6 और यहाँ वाला एक ये, तो ये क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ से मेटल कार्बोनिलेट आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसके बाद जो है कि हाइड्रोजन आयन सोर्स मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CO 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 और CO। ठीक, तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद इसको जब हीट किया जाएगा तो ये दे रहा है कि H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो H2 गैस रिलीज होगा तो कब, जब ये इसी का W और यहाँ पे एक CO है, दूसरा CO है और तीसरा CO है और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस क्या करें, आपस में रिएक्ट करके निकल जाएंगे। तो हम लोग को देखने को मिलेगा W और यहाँ से जो है कि Cp और यहाँ से Cp और CO का थ्राइस, CO का थ्राइस। ठीक है, तो ये सही चीज़ें समझ में आई है ना, कि पहले जो है कि NaCP है तो Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cp के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो Cp निगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले लेगा, तो यहाँ से मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। मेटल हाइड्राइड को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकाला था, तो इसका मतलब कि ये 2 मोल होगा तभी जो है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो अपने पास जो है कि ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है C। अब फिर इसके बाद क्या किया गया है, इसका रिएक्शन किया गया है Br2 के साथ। जब Br2 के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो क्या होगा, Br इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से मेटल मेटल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखे थे I2 था, Mn2CO10 था, तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड को क्या किया था, ब्रेक करके आयोडीन आया था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, तो ये हो जाएगा W Br और ये हो जाएगा CO का थ्राइस और Cp। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से ABCD, तो ये हो जाएगा D। ठीक, तो इसमें क्या क्या हुआ है इसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आपको जो है कि यहाँ पे जो आपका B बना हुआ है, यहाँ पे NMR की वैल्यू भी दे सकता है कि कितने रेशियो में हो सकता है, तो यहाँ पे 5:1 के रेशियो में भी इंडिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 मोल, जैसे कि यहाँ पे ये बना था, तो ये यहाँ पे जो
ईटा 5Cp है, इसमें 5 हाइड्रोजन है तो 5 आएगा, और एक हाइड्रोजन ये है तो 1। ठीक, तो मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी इसमें यूज कर सकता है वो। ठीक है, तो थैंक यू। आपको जो है कि ये सेशन कैसा लगा, इसको जो है कि आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं इसको देख लिया जाए। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं। हम लोग देखे हैं कि जो है कि मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं। इसमें हम लोग देखे हैं कि ये जो मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है कैसा होता है, कैसे निकाला जाता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, और कार्बोनिल का फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। तो जितना ज़्यादा जो है कि बैक बॉन्डिंग होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटता जाएगा। और दूसरा जो मेन चीज़ देखे थे कि टर्मिनल का जो होता है वो कैसा होता है, 2120 से 1850 के बीच में होता है, और ये 1850 से 1750, और ये 1730 से 1620। जैसे जैसे क्या होगा, ब्रिजिंग में जाता जाएगा अपना कार्बोनिल, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा। और अगर फ्री की बात कर लिया जाए तो 2143 होता है। और हम लोग देखे हैं कि अगर BH3 के साथ जो है कि CO बाइंड होता है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और फिर किसी के ऊपर जो है कि MnCO का 5 है, प्लस चार्ज है, तो ज़्यादा होता है CO का। और फिर यहाँ पे वही चीज़ देखा गया था। और फिर ठीक, तो अभी फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म देखें कि एसोसिएटिव का मैकेनिज्म कैसे होता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए देखे थे कि 18 इलेक्ट्रॉन हो तो फ्लक्स जूनियर लिगेंड होना चाहिए, हेप्टासिटी को चेंज करके वो उसको इनहेंस करता है। और डिसोसिएटिव में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन हो और स्टेरिक क्राउडिंग हो तो वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कि प्रैक्टिस किए हैं, तो आप लोग भी जो है कि प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन का, कहीं से भी मिले खोजिए। और फिर जो है कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल एटायन देखे हैं, और फिर इस कार्बोनिल एटायन का जो है कि डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराए हैं, और बीटा हाइड्रोजन एगोस्टिक इंट्रैक्शन दिखाता है, इसके बारे में देखे हैं। और ये होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा। और मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड का कैसे सिंथेसिस करना होता है, तो मेटल कार्बोनिल एटायन बनाइए, और उसके यहाँ कोई हाइड्राइड आयन का सोर्स जो है कि H- या H3O+ से भी जो है कि वो मेटल हाइड्राइड बना लेता है। ठीक, जिसे यहाँ पे देखें H3O+ है। तो यहाँ से ये वाला भी प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अगर Mn2CO10 है, अगर I2 आ रहा है तो वो मेटल मेटल बॉन्ड को ब्रेक करके IMnCO5 बना देगा। और सेम टाइप का जो है कि अभी हम लोग इसमें भी देखे थे कि यहाँ पे Br2 जो आ रहा था मेटल मेटल बॉन्ड को कमजोर कर रहा था। ठीक है, तो थैंक यू। फिर से जो है कि आप लोगों को ये सेशन कैसा अच्छा लगा इसको जो है कि कमेंट करिएगा। और जितना भी होमवर्क आप लोग को दिया जाता है, वीडियो जब आप लोग देखा करिए तुरंत जो है कि उसको सॉल्व करके कमेंट कर दिया करिए कि इसका जो है कि आंसर ये होगा। तो उसमें जो है कि हम तुरंत देख के बता देंगे कि क्या गलत है क्या सही है। और फिर अभी हम लोग को बचा क्या है, बचा है हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट वीडियो आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, तो अभी हम लोग ये लेक्चर 2 था। लेक्चर अगर आप लोग 1 नहीं देखें तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा। तो लेक्चर 1 में क्या क्या देखे थे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर जो है कि अपना मेटल क्लस्टर के बारे में देखे थे। मेटल क्लस्टर जिसमें कि क्लोजो है, नीडो है, आर्कैनो है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। और फिर जिंटी लाइन में भी जो है कि सेम ही चीज़ का था। ठीक, तो ये सब जो है कि लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट हुआ है। और लेक्चर नंबर 2 में का भी कंप्लीट किया गया है मेटल कार्बोनिल क्लस्टर के बारे में। और जो थर्ड लेक्चर आएगा वो आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो जो है कि कंटिन्यू रहिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म ये जो है कि बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे इससे ही जो है कि आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को मैक्स टू मैक्स जो है कि कोशिश करिए कि जितना अच्छा से समझ सकते हैं, मतलब कि किसी तरीके से आप इसको समझ लीजिए। बस कहने का मतलब ये है कि अच्छे से जो है कि मार्क्स आप गेन कर पाए, बार बार जो है कि मेहनत करना ना पड़े आपको। ठीक है, तो थैंक यू।